हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हर्षिता राठौर और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल यूपी एग्ज़ाम वाले पे। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई लिखाई जो है वो काफ़ी अच्छी चल रही होगी, ठीक है। और जितनी भी क्लासेस हमारे चैनल पे चल रही है, जैसे कि काफ़ी अलग अलग सब्जेक्ट्स की चल रही है। हिस्ट्री की क्लासेस सर ले रहे हैं आपकी, हिंदी की क्लासेस भी काफ़ी अच्छी तरीके से आपकी चल रही है, वो भी सर ले रहे हैं। पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस तो मैं आपकी ले ही रही हूँ हर्षिता मैडम, ठीक है। तो ये सारी क्लासेस जो है वो आपकी चल रही है। आई होप आप इन सभी क्लासेस को देख रहे होंगे। और इसके अलावा भी आप काफ़ी सारी चीज़ों की डिमांड करते हो कि सर इस सब्जेक्ट के लिए क्लास लेकर आओ, या इस टॉपिक के लिए क्लास लेकर आओ, इस एग्ज़ाम के लिए क्लास लेकर आओ। तो वो उन सारी चीज़ों पर भी काम चल रहा है। आपको काफ़ी अलग अलग चीज़ें जो है, काफ़ी आपको फ्री मटेरियल जो है वो अब इस चैनल पे देखने को मिलेगा। तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको चैनल को लाइक करना है। जो भी आप वीडियोस देखते हो आपको अच्छे लगे तो उनको लाइक कर दिया करो, कमेंट कर लिया करो उनके नीचे कि भाई अच्छा लगा मैडम, आपने अच्छा पढ़ाया, थोड़ा सा हमारा भी मन खुश हो जाता है, ठीक है। अपने जो भी है ना आपके फ्रेंड्स के ग्रुप्स हैं, जो भी आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी के या आपके जहाँ भी आपके जो भी ग्रुप्स है, आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स है, टेलीग्राम ग्रुप्स है, वहाँ पर वीडियोज़ को शेयर भी कर दिया करो, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि जो भी नई नई नोटिफिकेशंस आएंगी उनका आपके पास में फ़ोन में नोटिफिकेशन आ जाएगा। जो भी नई वीडियो अपलोड होगी, किसी टीचर की अपलोड हो रही है, कुछ भी नया करंट अफेयर से जुड़ा हुआ कोई भी इस चैनल के ऊपर वीडियो अपलोड होती है, तो उसकी नोटिफिकेशन आपके फ़ोन के अंदर तुरंत आ जाएगी। बिना बेल आइकन को प्रेस करे आपको पता ही नहीं चलेगा कि चैनल पे कब कौन सी नोटिफिकेशन या फिर कब कौन सी वीडियो जो है वो नई अपलोड हो रही है, ठीक है। तो आपको जब भी सब्सक्राइब करो तो इस चैनल को जो आपके है ना बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लेना, ठीक है। तो आपको जो भी नई नई चीज़ें होती रहेगी चैनल पे वो आपको पता चलता रहेगा, ठीक है। क्लास को शुरू करने से पहले, जैसे मैं हमेशा बताती हूँ, मेरा पर्सनल टेलीग्राम चैनल के बारे में, हर्षिता मैम की पाठशाला जो है वो मेरा पर्सनल टेलीग्राम चैनल है। ऐसे मेरी फ़ोटो वहाँ पे लगी हुई है टेलीग्राम के ऊपर। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मेरे को पर्सनली ज्वाइन कर सकते हो, हम है ना पर्सनली कनेक्ट हो सकते हैं टेलीग्राम पे, जहाँ हम काफ़ी सारी नई नई चीज़ों को सीखते हैं। क्लासेस में तो मैं आपको बेसिकली है ना मतलब सारा कुछ पढ़ाती ही हूँ, नोट्स वगैरह और जो भी सारी बातें हैं वो क्लास में तो हम है ना बेशक पढ़ते ही हैं, लेकिन क्लास के अलावा भी काफ़ी ऐसी चीज़ें होती है जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होती रहती है। कुछ ना कुछ मोटिवेशन की ज़रूरत होती है बच्चों को, या फिर कुछ करंट अफेयर की न्यूज़ होती है, कोई भी नया अपडेट होता है, आपके एग्जाम से जुड़ा हुआ कोई भी अपडेट है, या फिर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है स्टूडेंट को, फ्री है ना नोट्स चाहिए बच्चों को, फ्री स्टडी मटेरियल चाहिए बच्चों को, या फिर कहाँ पे कौन सी वैकेंसी आ रही है, कहाँ पे कौन सी जॉब की ओपनिंग हो रही है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो मैं बच्चों को अपने टेलीग्राम चैनल के थ्रू ही बताती हूँ। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो और अगर आप इन सारे फ्री मटीरियल्स का, सारी फ्री चीज़ों का बेनिफिट उठाना चाहते हो, तो आपको सिंपली टेलीग्राम पे सर्च करना है हर्षिता मैम की पाठशाला। वहाँ पे आपको मेरा फोटो लगा हुआ दिख जाएगा, पहचान ही जाओगे मुझे कि ये हर्षिता मैडम है, और आप उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। काफ़ी आपके साथियों ने ऑलरेडी उसको ज्वाइन करा हुआ है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो उसको ज्वाइन कर लेना, और वहाँ पे आपको पिंड मैसेज दिख जाएगा, है ना। उस पिंड मैसेज पे जाके आप क्लिक करोगे तो जितने भी नई नई और जितने भी है ना इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो मैंने वहाँ पे उस पिंड मैसेज के अंदर डाली हुई है। तो सभी पुरानी चीज़ों को भी आप देख सकते हो, ठीक है। और बाकी जो भी नई चीज़ अपलोड होगी वो तो आपको पता चल ही जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से मेरे साथ में टेलीग्राम पे पर्सनली भी कनेक्ट हो सकते हो। आज की जो हमारी क्लास है वो भी हमारी पार्लियामेंट का ही पार्ट रहने वाली है। ये पार्लियामेंट का फर्स्ट पार्ट नहीं है, हमने ऑलरेडी 2 से 3 क्लासेस जो है वो हमने ऑलरेडी पार्लियामेंट की कर ली है, ठीक है। पार्लियामेंट क्या होती है, लोकसभा, राज्यसभा, और उनके जो स्पीकर, चेयरमैन होते हैं, उनके क्या क्या फंक्शन होते हैं, कौन कौन सी आपकी पार्लियामेंट्री कमिटीज़ होती है, संसद की कौन कौन सी समितियाँ होती है, ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। आज भी हमारा पार्लियामेंट के ऊपर ही सेशन रहने वाला है। कुछ 1-2 टॉपिक आपके बचे हुए थे पार्लियामेंट को लेकर, तो मुझे लगा कि भाई अगर कवर करवा ही रहे हैं तो 100% है ना अप टू डेट सारी चीज़ें आपकी कवर होनी चाहिए। कुछ भी ऐसा नहीं लगना चाहिए बच्चों को कि ये टॉपिक जो है वो मैडम से छूट गया है या ये मैडम ने नहीं पढ़ाया है, ठीक है। सारी ही चीज़ें जो है आपकी 4 से 5 क्लास में पूरी जो आपकी संसद है, पूरा जो आपका पार्लियामेंट है वो कंप्लीट हो जाएगा विद प्रैक्टिस के क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये मत सोचना कि सिर्फ थ्योरी ही पढ़ा रही हूँ। पहले मैं क्लास में 20 से 25 से 30 मिनट तक थ्योरी को कंप्लीट करवाती हूँ, एक टॉपिक खत्म करवाती हूँ, और लास्ट में 10 से 15 मिनट तक हम उस ही सेम टॉपिक के क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करते हैं। और वो वही क्वेश्चन होते हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर के काफ़ी सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं। अगर आप मेरी क्लास के साथ में बने हुए हो, आपने अगर मेरी सारी प्रीवियस ईयर की क्लासेस देखी, तो यहाँ भी हमने सेम स्ट्रक्चर को फॉलो किया है। पहले हम थ्योरी को पढ़ते हैं, लास्ट में उसी सेम टॉपिक से जुड़े हुए हम क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करते हैं, ताकि आपको पता चले कि कौन से एग्जाम में इस टॉपिक से कैसा क्वेश्चन पूछा गया है, इस टॉपिक
से कौन से साल में क्वेश्चन पूछा गया था, कितनी बार रिपीट करके सेम सवाल आपसे बार बार अलग अलग सवाल में पूछ रहे हैं, या फिर सेम सवाल किस अलग अलग तरीके से बना के आपसे पूछ रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता चले, इसीलिए मैं लास्ट में कुछ 10 से 15 मिनट के लिए आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करवाती हूँ। तो एक टॉपिक आपका 100% कंप्लीट हो जाता है 2 से 3 क्लासेस के अंदर। पार्लियामेंट जो है वो थोड़ा सा बड़ा चैप्टर था, है ना, थोड़ा सा बड़ा टॉपिक था, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपको कवर करनी होती है, इसलिए इसमें थोड़ी सी ज़्यादा क्लासेस हो गई है। 4 से 5 क्लासेस आपकी हो गई है इसके अंदर, यानी कि आपकी अभी 2-3 क्लास हो गई है, 1 या 2 क्लास जो है वो आपकी और आएगी पार्लियामेंट के ऊपर, फिर आपका ये पूरा जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि हम 5th वाला जो हमारा पार्ट है, हमारे संविधान का 5वां भाग जो है वो हम कर रहे थे, तो मैंने भाग जब शुरू हो रहा था आपका इससे 3-4 क्लास पहले, तभी मैंने आपको बता दिया था कि ये आपका सबसे लेंथी भाग जो है वो रहता है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे आर्टिकल्स हैं। आप देखो यहाँ पे 52 से लेकर 151 तक, 52 से लेकर 151 तक अनुच्छेद जो हैं इतने सारे इस भाग 5 में दिए हुए हैं, और यहाँ पे इतने तो अनुच्छेद हैं, और इन अनुच्छेदों के अगर हम बात करें, इनको अगर विभाजन करें, तो यहाँ पे आपकी एग्जीक्यूटिव भी है, आपकी लेजिस्लेचर, आपकी जुडिशरी, तीनों ही ऑर्गन्स हैं, यानी कि पूरी की पूरी जो आपकी केंद्र सरकार है उसके बारे में बताया हुआ है इस पूरे 5 भाग के अंदर। तो केंद्र सरकार इतनी बड़ी है, तो वो केंद्र सरकार के अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं, अलग अलग बॉडीज़ होती है काम करने की, है ना, और इन अलग अलग बॉडीज़ के अंडर भी काफ़ी सारी नई नई चीज़ें जो है वो होती रहती है। तो हर एक चीज़ को हमको डिटेल में पढ़ना है, तभी पता चलेगा भाई केंद्र सरकार काम किस तरीके से करती है। और अगर आपको केंद्र सरकार समझ में आ गई एक बार बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही डिटेल में, अगर आपने यूनियन गवर्नमेंट को पढ़ लिया है, तो फिर राज्य की सरकार को पढ़ने के लिए आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसीलिए मैंने केंद्र की सरकार के लिए हर एक टॉपिक में एग्जीक्यूटिव पढ़ा हमने, तो वहाँ भी हमने 3 से 4 क्लास करी, यहाँ पे संसद में भी हमने 3 से 4 क्लासेस में कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपकी जब जुडिशरी शुरू होगी, आपकी न्यायपालिका जब शुरू होगी, तो इसमें भी आपकी 2 से 3 क्लास लगेगी और ये आपका खत्म हो जाएगा। यानी कि हर एक टॉपिक में 3 से 4 क्लास में आपका पूरा टॉपिक कवर है ना, पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। अब जब हम इसका अगला भाग करेंगे, जो कि आपका 6th पार्ट है, हमारे संविधान का जो 6ठा भाग है, जहाँ पे राज्य की सरकार के बारे में बात हो रही, तो वहाँ पे आपको अब ज़्यादा इन डेप्थ में चीज़ें देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सेम टू सेम पैरेलल जो है वो आपकी राज्य सरकार केंद्र सरकार काम करती है। जो आपके यहाँ पे मंत्री है वही आपके वहाँ पे मंत्री हैं, जो सारी चीज़ें आपकी है ना केंद्र लेवल पे होती है, वही सारी चीज़ें आपके राज्य के लेवल पे भी होती है, बस नाम अलग अलग होते हैं। तो इतना सा फर्क होता है कि नाम अलग अलग है। यहाँ पे प्रधानमंत्री है तो वहाँ पे आपके मुख्यमंत्री है, यहाँ पे अगर आपके राष्ट्रपति है तो वहाँ पे आपके राज्यपाल है, ठीक है। बाकी यहाँ पे अगर आपकी लोकसभा राज्यसभा है तो वहाँ पे आपकी विधानसभा विधान परिषद है, सेम है सारी की सारी चीज़ें, सारा स्ट्रक्चर जो है वो आपकी सेम है। यहाँ पे अगर आपके पास में सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ पे आपके पास में हाई कोर्ट है, तो सारा जो आपका पूरा स्ट्रक्चर है वो सेम है, पूरा ढांचा पूरी संरचना सेम है, बस नाम अलग अलग है। तो सिर्फ आपको नाम का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा और कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं उनका ध्यान रखना पड़ेगा। तो जो आपका 6th पार्ट है वो आपका काफ़ी जल्दी कवर हो जाएगा अगर आपने इस 5वें भाग को मेरे साथ में बहुत ही डिटेल में कवर कर लिया है तो, ठीक है। तो इस तरीके से मैं जब भी क्लास को शुरू करती हूँ तो मैं पूरा सिनेरियो बताती हूँ कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, हमने क्या पढ़ लिया है, आने वाली क्लासेस में हम क्या क्या और कवर करेंगे। तो ये आपकी जो पार्लियामेंट सेशन है, जो आपका 5 भाग चल रहा था, उसके अंदर जो हम संसद को पढ़ रहे थे उसकी ही आज क्लास रहने वाली है। इसके अंदर हम पढ़ेंगे काफ़ी सारे मोशंस होते हैं आपके जो कि पार्लियामेंट के अंदर पास होते हैं, पार्लियामेंट में कितने सेशंस होते हैं, ठीक है, सत्र कितने होते हैं, उनमें क्या क्या बातें होती है, क्या क्या मोशन वहाँ पे पास होते हैं, कौन कौन से रेजोल्यूशन जो है वो आपके पास होते हैं, इन सारी चीज़ों को आज के इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। फिर एक लास्ट वीडियो और आएगी आपकी फाइनली संसद को लेकर, जहाँ पे हम बजट के बारे में देखेंगे कि जो आपके बजट है या फिर जो आपका बिल वगैरह पास होते हैं संसद में वो किस तरीके से पास होते हैं, ठीक है। तो फिर आपकी ये फाइनली जो संसद है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आज की हमारी क्लास रहने वाली है जहाँ पे हम मोशंस के बारे में, अलग अलग जो आपके रेजोल्यूशंस होते हैं, अलग अलग जो आपके मोशंस होते हैं, और जो आपके है ना जो भी आपकी पार्लियामेंट के अंदर सत्र वगैरह चलते हैं उसमें क्या क्या बातें होती है उसको डिटेल में कवर करेंगे आज के इस वीडियो के अंदर, ठीक है। अब हम सबसे पहले तो देखते हैं कि सेशन जो है पार्लियामेंट में यानी कि संसद में जो आपके सत्र होते हैं वो बेसिकली कितने सत्र होते हैं, उन सत्र में क्या क्या चीज़ें जो है, क्या क्या बातें जो है वो होती है, ठीक है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पार्लियामेंट में कुल 3 सत्र होते हैं। अभी आज की डेट में पार्लियामेंट में 3 सत्र होते हैं, ठीक है। अलग अलग टाइम पे, समर के टाइम पे, विंटर के टाइम पे, मानसून के टाइम पे 3 अलग अलग सेशंस जो है वो होते हैं। लेकिन हमारे संविधान में क्या बताया हुआ है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में बताया हुआ है कि जो भी संसद के सत्र होते हैं उन 2 सत्रों के बीच में
6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, यानी कि आपके जो 2 सत्र होंगे उनके बीच में 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। ये बात आपके संविधान में बताई हुई है, ठीक है। यानी कि अब अगर हम इस तरीके से लॉजिकली देखें, अगर 6 महीने से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए, यानी कि हर साल में 6-6 महीने के गैप में 2 सत्र आपके होने चाहिए, ठीक है भाई। यही बात बोल रही है ये कि भाई 2 सत्र होंगे, दोनों के बीच में 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होगा, यानी कि हर साल में 6-6 महीने के गैप में 2 सत्र आपके होंगे। लेकिन एट प्रेजेंट में होते कितने हैं? 3 सत्र होते हैं, ठीक है। तो संविधान में बताया हुआ है कि भाई 2 सत्र के बीच में 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, लेकिन एट प्रेजेंट में 3 सत्र होते हैं। समर आपका सेशन अलग होता है, मानसून का अलग होता है और विंटर का अलग होता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब इन सत्रों के अंदर मैंने आपको बताया था समन करना होता है, एक एडजॉर्नमेंट होता है, एक एडजॉर्नमेंट सीने डाई होता है ना, प्रोरॉग करना होता है, डिसॉल्व करना होता है। ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी इन सारे शब्दों का मतलब हमारी प्रीवियस क्लासेस के अंदर देख लिया है, लेकिन यहाँ फिर से समझा देती हूँ। जहाँ किसी बच्चे को अगर वहाँ समझ में नहीं आया है तो आप यहाँ से भी समझ सकते हो, ठीक है। सबसे पहले प्रोरॉग करना क्या होता है? प्रोरॉग करना होता है स्टार्ट करना, किसी भी चीज़ को है ना आरंभ करना, शुरुआत करना, तो वो होता है प्रोरॉग। यानी कि जब आपका सत्र शुरू होता है तो उसका प्रोरॉग कौन करवाते हैं? राष्ट्रपति करवाते हैं। मैंने बता ही दिया है आपको, राष्ट्रपति के जब हम पढ़ रहे थे तब, ठीक है। फिर प्रोरॉग के बाद में आपका जो सत्र है उसको है ना समन करना या फिर प्रोरॉग करना। समन करने का मतलब होता है स्टार्ट करना, समन करने का मतलब होता है स्टार्ट करना, प्रोरॉग का मतलब होता है एंड करना, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम समन की बात करें तो सारांश यानी कि वो स्टार्ट करना, ठीक है। प्रेसिडेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम समन ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट टू मीट, ठीक है। यानी कि राष्ट्रपति जो है वो समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन को मिलने के लिए बुलाता रहता है। तो सदन को मिलने के लिए बुलाना भी मीटिंग को शुरू करना होता है, समन करना, ठीक है। लेकिन प्रोरॉग करना होता है मीटिंग को एंड करना। भाई शुरुआत अगर राष्ट्रपति कर रहे हैं किसी चीज़ की तो खत्म भी तो वही करेंगे ना। वो बोलते भाई अगर मैंने शुरू करा है तो खत्म भी मैं ही करूँगा, ठीक है। इसलिए समन अगर राष्ट्रपति कर रहे हैं तो प्रोरॉग भी राष्ट्रपति ही करेंगे। फिर डिसॉल्व का मतलब होता है भंग होना। आपकी लोकसभा जो है वो भंग हो जाती है, क्योंकि वो आपका अस्थायी आपका हाउस होता है, टेम्पररी हाउस होता है, तो उसकी 5 साल की अवधि होती है। 5 साल के बाद में वो डिसॉल्व हो जाता है, वो भंग हो जाता है, ठीक है। तो समन करने का मतलब आपको समझ में आ गया कि राष्ट्रपति जो है वो समय समय पे दोनों ही सदनों को बुलाते रहते हैं, मीटिंग करने के लिए वो बुलाते रहते हैं, ठीक है। ये होता है समन करना। बट मैक्सिमम गैप बिटवीन 2 सेशन ऑफ पार्लियामेंट कैन नॉट बी मोर देन 6 मंथ। मैंने आपको बता ही दिया है। इन अदर वर्ड्स पार्लियामेंट शुड मीट एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर, यानी कि जो राष्ट्रपति हैं वो समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन को मिलने के लिए बुलाते रहते हैं, लेकिन सदन के 2 सत्रों के बीच अधिकतम है ना अंतराल जो है वो 6 महीने से अधिक का नहीं हो सकता है। दूसरे शब्दों में अगर बात करें तो संसद को वर्ष में कम से कम 2 बार तो मिलना ही चाहिए। ये संविधान में बताया हुआ है, लेकिन मिलती कितनी बार है? 3 बार मिलती है, ठीक है। फिर अगर हम यहाँ पे बात करें एडजॉर्नमेंट और एडजॉर्नमेंट सीने डाई की, तो इन दोनों शब्दों का मतलब क्या होता है? एक का मतलब होता है स्थगन करना, एक का मतलब होता है स्थगन सीने डाई। यानी कि ये यहाँ पे मृत्यु जो है वो थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, ये मिस है ना, वो ट्रांसलेट करते तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है। सीने डाई का मतलब होता है आपका टेम्पररी है ना सिचुएशन पे, या फिर सीने डाई मतलब ऐसी टाइम पीरियड जहाँ पे आप इनडेफिनेट टाइम पीरियड उसको बोल सकते हैं, ठीक है। यानी कि अनिश्चित काल का मतलब होता है सीने डाई। अब इस दोनों शब्दों का मतलब क्या है वो समझाती हूँ। एडजॉर्नमेंट करना और एडजॉर्नमेंट सीने डाई करना, ये क्या होता है? सेशन ऑफ पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ मैनी मीटिंग्स एंड एडजॉर्नमेंट सस्पेंड द वर्क इन अ सिटिंग फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड विच मे बी एन आवर और अ डे और अ वीक। यानी कि आपका कोई सेशन चल रहा है पार्लियामेंट के अंदर, कोई सत्र चल रहा है, ठीक है। अब आपके स्पीकर ने कह दिया कि भाई ये सत्र जो है वो यहीं पे ही समाप्त होता है, अब 2 दिन के बाद में हम सत्र को बुलाएंगे, वापस से 3 दिन के बाद में मीटिंग करेंगे, 10 दिन बाद में करेंगे, या फिर 1 घंटे बाद में करेंगे मीटिंग, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या किया, यहाँ पे स्पीकर ने जो आपका सेशन चल रहा था, जो आपकी मीटिंग चल रही थी, उस मीटिंग को यहाँ पे ही रोक दिया और कहा कि अब आज के लिए इतना बहुत है, अब हम आने वाले या तो 2 दिन के बाद में मिलेंगे, 3 दिन के बाद में मिलेंगे, या फिर वो कोई भी स्पेसिफिक टाइम बता देते हैं कि भाई अब हम इतने टाइम के बाद में मिलेंगे। वो टाइम आपका 2 दिन के बाद भी हो सकता है, 2 हफ्ते के बाद भी हो सकता है, 2 महीनों के बाद भी हो सकता है, या फिर 2 घंटे के बाद भी हो सकता है, ठीक है। तो वो स्पेसिफिक टाइम जो है वो बता देते हैं कि अब इतने बजे या फिर इस टाइम पे इतने दिनों के बाद हम मिलने वाले हैं। वो होता है आपका एडजॉर्नमेंट करना। लेकिन एडजॉर्नमेंट यानी कि स्थगन सीने डाई का मतलब क्या होता है? सीने डाई यानी कि इनडेफिनेट पीरियड के लिए, यानी कि यहाँ पे स्पीकर जो है वो कहेंगे कि एडजॉर्नमेंट सीने डाई है, मीटिंग जो है उसको यहाँ पे हमने स्थगन कर दिया है, यानी कि उसको यहाँ पे रोक दिया है। लेकिन कब तक रोका है, कब इसको वापस से कंटिन्यू करेंगे, उसका कोई टाइम पीरियड हमको नहीं बताया है। कोई भी जो काल है, जो भी आपका टाइम है वो अनिश्चित है, निश्चित समय नहीं बताया है कि भाई 2 दिन के बाद ही मीटिंग जो है वो आपकी शुरू होगी,
4 दिन के बाद ही शुरू होगी, 1 घंटे के बाद ही शुरू होगी, ऐसा कुछ भी हमको टाइम जो है वो स्पीकर नहीं बताते हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका डिफरेंस बिटवीन, है ना, एडजॉर्नमेंट और एडजॉर्नमेंट सीने डाई। तो आपको पता होना चाहिए कि एडजॉर्नमेंट क्या होता है, एडजॉर्नमेंट सीने डाई क्या होता है। फिर से बता देती हूँ, एडजॉर्नमेंट मतलब जहाँ पे हम कोई स्पेसिफिक टाइम बताते हैं कि भाई इतने निश्चित काल के बाद में हमारी मीटिंग जो है वो फिर से शुरू होगी, वो होता है एडजॉर्नमेंट करना। एडजॉर्नमेंट सीने डाई का मतलब क्या होता है, एडजॉर्नमेंट सीने डाई होता है आपका जब हम कोई भी स्पेसिफिक टाइम यानी कि निश्चित काल जो है वो नहीं बताते हैं कि भाई अब कितने टाइम तक हमारी मीटिंग जो है वो रुकी हुई है, वो स्थगित रहेगी, ठीक है। बस बोल दिया कि भाई मीटिंग जो है वो आपकी रुक चुकी है, स्थगित हो चुकी है, लेकिन कब तक, कब वापस मिलेंगे वो नहीं बताया है, ठीक है। तो ये होता है आपका एडजॉर्नमेंट और एडजॉर्नमेंट सीने डाई। जैसे आपने अगर, है ना, मूवीज़ वगैरह देखी है तो वहाँ पे जो लॉयर्स होते हैं, है ना, या फिर लॉयर्स नहीं, जो आपके जज होते हैं, जो आपके कोर्ट में बैठते हैं, उनकी हियरिंग वगैरह चलती है, सुनवाई वगैरह चलती है, तो वो बोल देते हैं कि भाई ये जो केस है वो क्या है ना, दिस केस शुड बी एडजर्न, है ना। अब कब तक एडजर्न है तो वो बता देते हैं कि भाई दिस केस शुड बी एडजर्न टिल 2 डेज, यानी कि 2 दिनों तक इस केस को हमने क्या कर दिया है, एडजर्न कर दिया है। 2 दिनों तक ये जो आपका केस है, मीटिंग जो है वो आपका स्थगित हो चुकी है, अब 2 दिन के बाद में मिलेंगे। तो एडजर्न कर दिया है, यानी कि एडजर्नमेंट में वो टाइम बताते हैं कि भाई 2 डेज, 2 दिनों तक इसको स्थगित कर दिया है। लेकिन अगर वो ये बोलते हैं कि भाई दिस केस शुड बी एडजर्न सीने डाई, यानी कि अब इस केस को उन्होंने क्या कर दिया है, यहाँ पे रोक दिया है, इसका स्थगन कर दिया है, स्थगित हो चुकी है मीटिंग, जो आपका केस है वो स्थगित हो चुका है, लेकिन कब तक हो चुका है उसका कोई भी निश्चित काल हमको नहीं बताया हुआ है। तो ये होता है एडजॉर्नमेंट और एडजॉर्नमेंट सीने डाई का मतलब, ठीक है। इसका डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, कंफ्यूज नहीं होना है। एक होता है प्रोरॉग करना, एक होता है डिसॉल्व करना। प्रोरॉग मैंने बता ही दिया है, समन करना और प्रोरॉग करना, ठीक है। समन करना, इट इज नॉट ओनली टर्मिनेट अ सिटिंग बट ऑल्सो अ सेशन ऑफ द हाउस। जब हम हाउस के या फिर सेशन जो आपका सत्र होता है उसको जब हम टर्मिनेट कर देते हैं, यानी कि यह न केवल, है ना, बैठक बल्कि सदन के एक सत्र को भी समाप्त कर देता है। तो समाप्त करना किसी चीज़ को, टर्मिनेट करने का मतलब होता है प्रोरॉग करना। समन करना यानी कि शुरू करना, प्रोरॉग करना यानी कि टर्मिनेट कर देना, उसको समाप्त कर देना। तो भाई शुरू होगा तो कोई चीज़ खत्म भी तो होगी ना, तो वही होता है प्रोरॉग करना, ठीक है। डिसॉल्व करना यानी कि भंग कर देना। जो आपकी लोकसभा है वो आपकी भंग हो जाती है हर 5 साल में, उसी का ही मतलब होता है आपका डिसॉल्व करना। ओनली लोकसभा कैन बी डिसॉल्व, ठीक है, यानी कि सिर्फ लोकसभा ही आपकी जो है वो भंग हो सकती है, राज्यसभा नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है, क्योंकि वो आपका परमानेंट हाउस है, वो आपका है ना अनिश्चित जो आपका है ना हाउस होता है, यानी कि अस्थायी हाउस जो होता है वो नहीं है, वो आपका है ना परमानेंट हाउस है, वो आपका टेम्पररी हाउस नहीं है। तो इसलिए राज्यसभा जो है वो आपकी डिसॉल्व नहीं होती है, सिर्फ लोकसभा ही आपकी डिसॉल्व होती है। तो इन सारे शब्दों का मतलब पता होना चाहिए कि समन क्या होता है, प्रोरॉग क्या होता है, डिसॉल्व करने का मतलब क्या होता है, एडजॉर्नमेंट सीने डाई क्या होता है, ठीक है। अब आपको और 2 चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। एक तो आपकी मीटिंग होती है, एक आपकी सिटिंग होती है, ठीक है। अब इसमें डिफरेंस क्या है, ये सारी टर्म्स है जो कि आपकी संसद के अंदर रोजमर्रा के, है ना, कामों के अंदर यूज में आती रहती है, ठीक है। अब मीटिंग और सिटिंग में डिफरेंस क्या होता है। सिटिंग यानी कि शिफ्ट, आपने देखा होगा ना आपके एग्जाम जो है वो अलग अलग पारी में होते हैं, अलग अलग शिफ्ट में होते हैं, किसी का मॉर्निंग शिफ्ट में है, किसी का है ना इवनिंग शिफ्ट में है। तो ये शिफ्ट क्या है, ये शिफ्ट होता है आपका सिटिंग, भाई अलग अलग पारी में। और मीटिंग क्या होती है, मीटिंग पूरे दिन भर चलती है। भाई आज आपकी सत्र, आपका जो पार्लियामेंट है वो आपका है ना सेशन बुलाएगी, आपके सत्र में बैठेगी और इस सत्र में पूरी मीटिंग चलेगी। अब मीटिंग जो है वो 2 अलग अलग पारी में हो सकती है, एक लंच से पहले हो सकती है, एक लंच के बाद में हो सकती है, ठीक है। तो जो अलग अलग 2 अलग अलग पारियां होती है, 2 अलग अलग शिफ्ट होती है, उसको हम बोलते हैं सिटिंग, ठीक है। और जो पूरे दिन भर जो मीटिंग चलती है, उस पूरी दिन की कार्यवाही जो चलती है उसको बोलते हैं मीटिंग। तो ये आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, मीटिंग क्या होती है, सिटिंग क्या होती है, समन, प्रोरॉग, डिसॉल्व करना, सीने डाई या फिर एडजॉर्नमेंट सीने डाई, इन सारे शब्दों का मतलब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपकी पार्लियामेंट के अंदर कुछ है ना टर्मिनोलॉजीज है जो कि आपके सेशन के टाइम पे यूज होती है। अब अगर हम यहाँ पे डिवाइसेस ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स के बारे में देखें, संसदीय कार्यवाही के उपकरणों के बारे में देखें कि संसद में जो आपके है ना काम होते हैं वो किस किस तरीके से होते हैं। तो सबसे पहले आपका संसद के अंदर होता है क्वेश्चन आवर। भाई आज अगर आपकी संसद जो है वो बैठी है, पार्लियामेंट में दोनों ही सदन जो है वो बैठे हुए हैं, आपका पूरा सेशन जो है वो चलने वाला है। तो सबसे पहले होगा आपका प्रश्नकाल, प्रश्नकाल आपका सबसे पहले शुरू हो जाएगा। सबसे पहले आपका क्वेश्चन आवर जो है वो आपका शुरू हो जाएगा। अब इसमें क्या होता है भाई, इसमें क्या करते हैं मंत्री, फर्स्ट आवर ऑफ द सेशन इज स्लॉटेड फॉर द क्वेश्चन आवर इन विच एमपीज आस्क क्वेश्चन एंड मिनिस्टर और टू होम क्वेश्चन इज डायरेक्टेड आंसर। यानी कि
सत्र का पहला घंटा जो है वो प्रश्नकाल के लिए रखा गया है। जब भी आपका सत्र शुरू होता है तो 1 घंटे तक क्वेश्चन आवर यानी कि प्रश्नकाल जो है वो आपका होता है। यहाँ पे जो भी आपके एमपीज होते हैं यानी कि जो भी आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं वो अलग अलग मंत्रियों से अगर उनको कुछ भी सवाल जवाब करने हैं वो उनसे वो सवाल जवाब करते हैं। ठीक है, ये नाम से समझ में आ रहा है प्रश्नकाल, उनसे प्रश्न पूछते हैं। क्वेश्चन आवर यानी कि ये सवाल जवाब करने का एक आर है। ठीक है, अब ये यहाँ पे जो आपके सवाल जवाब पूछे जाते हैं वो 3 तरीके के सवाल होते हैं। द क्वेश्चन आर ऑफ 3 काइंड, जो आपके सवाल हैं वो आपके 3 प्रकार के प्रश्न होते हैं, जैसे कि आपका है ना तारांकित हो गया, अतारांकित हो गया और लघु सूचना यानी कि स्टार्ड हो गया, अनस्टार्ड हो गया और शॉर्ट नोटिस हो गया। यानी कि एक तो होता है आपका स्टार्ड क्वेश्चन, एक होते हैं आपके अनस्टार्ड क्वेश्चन और एक होते हैं आपके शॉर्ट नोटिस वाले क्वेश्चन। अब इसका क्या मतलब होता है, एक होते हैं आपके स्टार्ड क्वेश्चन जहाँ पे कुछ स्टार बना हुआ होता है। ठीक है, ये आपसे पूछ सकते हैं, स्टार बना हुआ सवाल होता है, इसका आपको ओरली जवाब देना होता है। ठीक है, तो इसमें कोई भी सप्लीमेंट्री सवाल जो है यानी कि उस एक ही सवाल से जुड़े हुए अगर और कोई भी सवाल पूछने की है ना अगर इच्छा होती है किसी मंत्री की तो वो भी पूछ सकता है। ठीक है, एक होता है अनस्टार्ड, अनस्टार्ड यानी कि जहाँ पे स्टार लगा हुआ नहीं होता है, जिस आपके है ना क्वेश्चन के ऊपर अगर स्टार नहीं लगा हुआ है यानी कि इसका जवाब जो है वो उनको रिटन फॉर्म में देना होता है। और इस सवाल से जुड़े हुए अगर आसपास के और भी कोई सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने हैं तो फिर नहीं पूछ सकते हैं। और अनस्टार्ड सवाल को पूछने के लिए आपको पहले 15 दिन का नोटिस जो है वो उस मंत्री को देना होता है। ठीक है, पहले 15 दिन का नोटिस देंगे, वो जो आपका सवाल होगा वो अनस्टार्ड होगा, उस पर कोई भी स्टार जो है वो नहीं बना हुआ होगा, 15 दिन का उसको नोटिस भेजेंगे। अनस्टार्ड आपका क्वेश्चन होगा, उसका आंसर जो है वो मंत्री किस तरीके से देगा, रिटन तरीके से, लिखित रूप में उसका आंसर देगा। और क्योंकि लिखित रूप में उसका आंसर देते हैं तो क्या होगा भाई, अगर आपने सवाल पूछा मंत्री से, वो लिख के उसका आंसर देगा, फिर आपने दूसरा सवाल पूछा फिर लिख के आंसर देगा, तो क्या होगा, बहुत ज्यादा टाइम जो है वो आपका चला जाएगा। तो इसलिए जो भी आपके लिखित रूप में सवालों का जवाब देते हैं उसमें क्या होता है, जो सवाल पूछा गया है सिर्फ उसी सवाल का जवाब जो है उनको देना होता है, उससे जुड़े हुए आसपास के सवाल आप और नहीं पूछ सकते हो क्योंकि टाइम बहुत जाएगा। और यहाँ पे जो आपका स्टार्ड क्वेश्चन है, जो आपके तारांकित सवाल है, इनका जवाब जो है वो मंत्री को ओरल तरीके से देना होता है यानी कि मौखिक रूप से देना होता है। तो मौखिक रूप से अगर आपने मुझसे कोई सवाल पूछा, मैंने उसका जवाब दे दिया, अब आपको लगता है कि मेरे जवाब के काउंटर में भी आपको फिर से कोई सवाल समझ में आ रहा है या फिर से कोई सवाल आपके दिमाग में आ रहा है, आप बिल्कुल बेशक पूछ सकते हो। अब मैं भी उसका जवाब दे सकती हूँ आसान तरीके से, कुछ ज्यादा टाइम यहाँ पे नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे मुझे मौखिक रूप में जवाब देना है। लेकिन जहाँ पे बात अगर लिख के आ जाएगी कि मेरे को लिख लिख के जवाब देना है, तो मैं कितने मंत्रियों का जवाब जो है वो लिख लिख के दूंगी, पूरा दिन तो यहीं पे ही चला जाएगा। लेकिन क्वेश्चन आवर जो है वो सिर्फ शुरुआत के 1 घंटे तक ही होता है, तो 1 घंटे में तो कितने सवालों का आंसर दे दोगे, है ना। तो इसलिए जब भी आपको ऐसा कुछ है ना कॉन्सेप्ट को पढ़ने के लिए आपको पता चले तो आपको उसके आगे पीछे की सारी हिस्ट्री जो है, सारी कहानी जो है पता होनी चाहिए। स्टार्ड क्वेश्चन जो है उस पर स्टार बना हुआ होता है, अनस्टार्ड जो है वो उस पर स्टार जो है वो नहीं बना हुआ होता है, उसके अंदर आपको रिटर्न यानी कि लिखित तरीके से उसका आंसर जो है वो देना होता है। और अनस्टार्ड सवाल के लिए पहले 15 दिन का नोटिस जो है या फिर पहले 15 दिन पहले ही उस सवाल को मंत्री के पास में भेज दिया जाता है। ठीक है भाई, ताकि वो उसका जवाब तो तैयार रखे ना, इसलिए। ठीक है, एक होता है लघु सूचना या फिर शॉर्ट नोटिस वाले क्वेश्चन। नाम में ही पता चल रहा है भाई लघु सूचना, लघु है यानी कि शॉर्ट नोटिस पे भेजा जाता है इसका सवाल आपको, यानी कि इसके लिए आपको 10 दिन का पहले नोटिस भेजते हैं। अनस्टार्ट सवाल के लिए 15 दिन का नोटिस भेज रहे हैं कि भाई ये सवाल हम आपसे पूछने वाले हैं, तो सवाल का जवाब जो है वो तैयार करके आ जाना। 15 दिन का नोटिस भेजा है, लेकिन शॉर्ट नोटिस में 10 दिन का नोटिस भेजते हैं। छोटे टाइम के लिए होता है, कम टाइम के लिए होता है, तभी इसका नाम रखा गया है लघु सूचना, है ना, शॉर्ट नोटिस। 10 दिन का नोटिस भेजते हैं कि भाई ये सवाल है आपसे पूछने वाले, जवाब तैयार रख के आ जाना। ठीक है, तो ये होते हैं आपके अलग अलग प्रकार के सवाल जो कि क्वेश्चन आवर में प्रश्नकाल के अंदर पूछे जाते हैं मंत्रियों से। ठीक है, एक आता है आपका 0 आवर। 0 आवर क्या होता है, शून्य काल क्या होता है। 0 आवर स्टार्ट्स इमीडिएटली आफ्टर द क्वेश्चन आवर एंड लास्ट अंटिल द एजेंडा ऑफ द डे। यानी कि आपका क्वेश्चन आवर 1 घंटे का हुआ, अब क्वेश्चन आवर खत्म हो गया, तो क्वेश्चन आवर खत्म होने के तुरंत बाद ही आपका जो शून्य काल जो है वो आपका शुरू हो जाता है, जहाँ पे भी अलग अलग प्रकार के सवाल जवाब जो है वो आपके चलते रहते हैं। ठीक है, फिर एक होता है आपका हाफ एन आवर डिस्कशन, जहाँ पे आपका है ना 5 बजे से लेके 5:30 बजे तक आपका यानी कि आधे घंटे का, नाम में पता चल रहा है हाफ एन आवर डिस्कशन है, यानी कि आधे घंटे का डिस्कशन जो है वो आपका यहाँ पे होता है मंत्रियों के बीच में। ठीक है, एक आपका होता है शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन। शॉर्ट ड्यूरेशन यानी कि परमिट मेंबर टू एड्रेस प्रेसिंग पब्लिक इंटरेस्ट कंसर्न विदाउट नीड टू मेक अ फॉर्मल मोशन। यानी कि एक तो आपका आधे घंटे की चर्चा होती है, जहाँ पे आधे घंटे यानी कि शाम को 5 बजे से लेकर
5:30 बजे तो आपका है ना आधे घंटे का समय जो है वो देना होता है इसके लिए, जहाँ पे आपकी है ना अलग अलग जो मंत्री वगैरह हैं वो यहाँ पे चर्चा जो है किसी मुद्दे के ऊपर करते रहते हैं 5 से 5:30 बजे तक। ये होता है आपका आधे घंटे की चर्चा। एक होती है अल्पावधि चर्चा, यानी कि आपका शॉर्ट ड्यूरेशन, जहाँ पे आपका कम समय के लिए, एक छोटी सी अवधि के लिए एक है ना अल्पावधि के रूप में चर्चा होती है, जहाँ पे किसी भी मुद्दे के ऊपर मंत्री जो है वो आपका डिस्कशन जो है वो कर सकते हैं। तो ये होता है आपका शॉर्ट ड्यूरेशन का डिस्कशन, ठीक है। फिर आपके अलग अलग प्रस्ताव जो है वो भी पारित होते हैं, यानी कि अलग अलग मोशंस जो हैं वो भी आपके संसद के अंदर पारित होते हैं। अब ये मोशंस क्या होते हैं? मोशंस आर इंट्रोड्यूस टू आस्क क्वेश्चन ऑन मैटर कंसर्निंग टू जनरल पब्लिक, यानी कि आम जनता से संबंधित मामले पर सवाल पूछने के लिए प्रस्ताव जो है वो पेश किए जाते हैं। अगर कोई भी पब्लिक मैटर से जुड़ा हुआ कोई भी है ना, कोई भी पब्लिक है ना इंपॉर्टेंस से जुड़ा हुआ कोई भी मैटर है, तो उसके है ना उसके रिलेटेड में आपसे प्रस्ताव जो है वो लगाए जाते हैं संसद के अंदर कि भाई ये पब्लिक की इंपॉर्टेंस से जुड़ा हुआ सवाल है, इसका आंसर दो, इसके ऊपर क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। वो सारे सवाल जवाब जो हैं, वो सारी चीज़ें जो है वो प्रस्ताव के रूप में है ना पारित करी जाती है आपके संसद के अंदर, ठीक है। Motions are introduced to raise concern or issue and है ना MP show their decision to the motion by either adopting or rejecting the motion through voting, यानी कि मोशन संसद में पास हुआ, संसद में मतलब है ना प्रपोज किया गया, उसको इनिशिएट किया गया, उसकी शुरुआत हुई। अब उस मोशन को मंत्री जो है वो उसको पास करते हैं या उसको रिजेक्ट करते हैं, वो भी उनके ऊपर डिपेंड करता है। वो वोटिंग के थ्रू उस मोशन को पास कर सकते हैं, भाई हाँ ठीक है हमने आपके मोशन को, आपके प्रस्ताव को एक्सेप्ट कर लिया है, तो वोटिंग जो है वो आपकी है ना उसके फेवर में आ जाएगी। अगर एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। और रिजेक्ट भी कर यानी कि अस्वीकार किस तरीके से करते हैं? अगर अस्वीकार करें तो जो भी आपका वोटिंग होती है, जो भी आपका मत है ना, मतदान जो भी लोग देते हैं वो उसके अगेंस्ट में वोटिंग कर लेते हैं। ये तो सिंपल सी बात है, ठीक है। आगे क्या बोला है? मोशन कैन बी इंट्रोड्यूस बाय बोथ मिनिस्टर एंड प्राइवेट मिनिस्टर। जो आपका प्रस्ताव है वो मंत्री और जो आपके निजी सदस्य होते हैं सदनों के, वो दोनों ही पारित कर सकते हैं, आपका दोनों ही पेश कर सकते हैं आपके मोशन को। तो ये आपके मोशन होते हैं जो कि पब्लिक इंपॉर्टेंस के लिए करे जाते हैं। पब्लिक इंपॉर्टेंस से जुड़े हुए अगर कोई भी मैटर से जुड़े हुए प्रस्ताव है तो वो आपके मोशन के रूप में ही पेश करे जाते हैं संसद के अंदर, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो 3 प्रकार के मोशन यहाँ पे देखे गए हैं। एक होता है सब्सटेंटिव मोशन, एक होता है सब्सटीट्यूट मोशन, एक होता है सब्सिडरी मोशन, यानी कि 3 प्रकार की है ना आपके जो मोशन जो है वो है ना पेश किए जाते हैं आपकी है ना संसद के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर। जैसे कि आपकी मूल गतियों के मोशन होते हैं, एक आपके स्थानापन्न गतियों वाले मोशन होते हैं, एक आपके सहायक मोशन होते हैं, ठीक है। अब इनको डिटेल में तीनों को समझते हैं। एक आपका सारभूत प्रस्ताव, एक आपका स्थानापन्न जो आपका प्रस्ताव होता है वो, और एक आपका सहायक प्रस्ताव, यानी कि आपका सब्सटेंटिव मोशन, सब्सटीट्यूट मोशन और सब्सिडरी मोशन। इन तीनों मोशन के बारे में समझते हैं कि भाई ये तीनों मोशन होते क्या क्या हैं। सबसे पहले सब्सटेंटिव यानी कि सारभूत प्रस्ताव क्या होता है? दिस इज अ फ्री स्टैंडिंग मैनिफेस्टो दैट इज प्रेजेंटेड इन द हाउस, इट हैज बीन फॉर्मुलेटेड इन अ वे डेमोन्स्ट्रेट द प्रपोजल। यानी कि आपका सब्सटेंटिव मोशन जो है वो किस प्रकार के मोशन होते हैं? जो भी आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो भी आपके बहुत ही महत्वपूर्ण मामले वाले जो भी आपके मोशन होते हैं वो आपके सब्सटेंटिव मोशन के रूप में पेश किए जाते हैं। भाई कोई भी मुद्दा है जो वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, तो उसको हम सब्सटेंटिव मोशन के रूप में पेश करेंगे आपकी संसद के अंदर, ठीक है। एक होते हैं आपके पास में सब्सटीट्यूट मोशन। सब्सटीट्यूट का मतलब समझते हो? सब इस चीज़ का ये अल्टरनेटिव है। कोई भी अगर XYZ कोई भी चीज़ है तो ये उसका सब्सटीट्यूट है, उसके अल्टरनेशन में हमने ये चीज़ लेकर आए हैं, तो वो होता है आपका सब्सटीट्यूट मोशन। सब्सटीट्यूट मोशन यानी कि जो भी आपका है ना, कोई भी आपने अगर कोई भी मोशन को पास किया है, जो भी आपको कोई भी ओरिजिनल मोशन है, तो उस ओरिजिनल मोशन के ही अल्टरनेटिव में हम एक और मोशन लेकर आते हैं, उसको बोलते हैं सब्सटीट्यूट मोशन, ठीक है। एक तो हो गया आपका सब्सटेंटिव जो कि इंपॉर्टेंट जो आपके मुद्दे वगैरह होते हैं उसके लिए पेश किया जाता है। एक हो गया आपका दूसरा वाला सब्सटीट्यूट मोशन। सब्सटीट्यूट यानी कि किसी भी मुद्दे के जो ओरिजिनल मोशन है उसको सपोर्ट करने के लिए एक नया मोशन है ना पास करते हैं, पेश करते हैं, वो होता है आपका सब्सटीट्यूट मोशन। एक होता है आपका सब्सिडरी मोशन। सब्सिडरी मोशन क्या होता है? सहायक मोशन क्या होता है? नाम से देख लो ये सहायक है, यानी कि ये सपोर्ट करने का काम करता है। जो आपका ओरिजिनल प्रस्ताव था उसको सपोर्ट करने के लिए हम कुछ लगाते हैं, तो वो आपका होता है आपका सहायक मोशन, यानी कि आपका सब्सिडरी मोशन, ठीक है। तो ये 3 प्रकार के आपके मोशन होते हैं। सब्सटेंटिव मोशन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट मामले जो आपके होते हैं उनके लिए पारित किया जाता है। सब्सटीट्यूट मोशन यानी कि इट इज़ अ रिप्लेसमेंट ऑफ अदर मोशन, या फिर किसी मोशन को अगर हमको रिप्लेस करके कोई दूसरा मोशन लेकर आना है वो आपका सब्सटीट्यूट होता है। आपने देखा होगा काफ़ी सारे गेम्स में कुछ सब्सटीट्यूट
सब्सटीट्यूट भी होते हैं, भाई किसी को रिप्लेस करके अगर आपको किसी दूसरे इंसान को लगाना है तो आप उसको भी लगा सकते हो, वो आपका सब्सटीट्यूट होता है ना। तो वैसे ही किसी ओरिजिनल मोशन की जगह पे अगर आपको किसी दूसरे मोशन से उसको रिप्लेस करना है, बदलाव करना है, तो वो आप सब्सटीट्यूट मोशन से कर सकते हो, या फिर कोई भी ओरिजिनल मोशन है उसके अल्टरनेटिव में कोई दूसरा मोशन लेकर आना है तो वो भी आपके सब्सटीट्यूट मोशन के अंतर्गत ही आता है। एक आपके सब्सिडरी मोशन यानी कि सहायक प्रस्ताव होते हैं, जो आपका ओरिजिनल प्रस्ताव है उसकी सहायता करने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए, उसमें थोड़ी सी जान, थोड़ी सी शक्ति देने के लिए कोई अगर मोशन पास किया जाता है वो आपका सहायक प्रस्ताव यानी कि आपका सब्सिडरी मोशन जो है वो कहलाता है। तो ये 3 प्रकार के मोशन होते हैं जो कि आपके मंत्री और आपके जो निजी मंत्री जो होते हैं, मिनिस्टर और प्राइवेट मिनिस्टर जो होते हैं, वो आपके है ना संसद के अंदर पेश कर सकते हैं, ठीक है। और आपके डिफरेंट और प्रकार के भी मोशन होते हैं, जैसे कि आपके प्रिविलेज मोशन हो गए, आपके क्लोजर मोशन हो गए, ठीक है, कॉलिंग अटेंशन मोशन हो गए, एडजॉर्नमेंट मोशन हो गए, नो कॉन्फिडेंस मोशन हो गए, यानी कि आपके और अलग अलग प्रकार के मोशन होते हैं, उनको भी समझ लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। एक आपका होता है स्थगन प्रस्ताव यानी कि एडजॉर्नमेंट मोशन। एडजॉर्नमेंट मोशन क्या होता है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोसीजर इज यूज टू कॉलिंग the attention of the lower house in the case of any urgency where it will be too late to give proper notice. Adjournment motion is presented as a matter of public concern, यानी कि किसी अत्यावश्यक स्थिति में निचला सदन कौन सा है? लोअर हाउस, लोकसभा, ठीक है। तो लोकसभा का ध्यान आकर्षित करने के लिए एक असाधारण प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है जहां उचित सूचना देने में बहुत देर हो जाएगी, है ना। इसके लिए हम क्या करते हैं? एक एडजॉर्नमेंट मोशन, एक स्थगन प्रस्ताव जो है उसको पारित करते हैं लोकसभा के अंदर। स्थगन प्रस्ताव को जन सरोकार के विशेष के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, यानी कि पब्लिक मैटर से जुड़ा हुआ, पब्लिक के इम्पोर्टेंस से जुड़ा हुआ अगर कोई भी मैटर है आपका, ठीक है, पब्लिक की इंपॉर्टेंस से जुड़ा हुआ अगर कोई भी मैटर है आपका, जन सरोकार के विषय से जुड़ा हुआ अगर कोई भी आपका मैटर आता है, कोई भी आपके मामले आते हैं, तो उससे जुड़ा हुआ अगर हमको किसी मंत्री का ध्यान आकर्षित करना है हमारी तरफ, तो हम करते हैं स्थगन प्रस्ताव को पास करते हैं आपकी है ना लोकसभा के अंदर, ठीक है। फिर इसके अंदर इट नीड्स एसेंट ऑफ 50 मेंबर्स टू एबल टू है ना एडमिट, यानी कि इसको स्वीकार करने के लिए कम से कम 15 या 50 सदस्यों की सहमति जो है वो आवश्यक होती है। अगर आपको एडजॉर्नमेंट मोशन को पास करना है तो इसके लिए कम से कम हाउस के 50 सदस्यों की सहमति जो है वो ज़रूरी होती है। अगर 50 सदस्य सहमति दे देते हैं कि हाँ भाई स्थगन प्रस्ताव जो है वो पारित होना चाहिए, तो ही एडजॉर्नमेंट मोशन जो है वो आपका पास होता है, ठीक है। एक आपका होता है ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, यानी कि आपका कॉलिंग अटेंशन मोशन। इसका क्या मतलब होता है? नाम से समझ में आ रहा है, ध्यान आकर्षण, किसी का ध्यान हमको हमारी तरफ आकर्षित करना है ना, उसको हमारी तरफ उसका अटेंशन जो है वो हमको गेन करना है, तो वो होता है आपका कॉलिंग अटेंशन मोशन। इसमें क्या होता है? यूज टू इन्वाइट अटेंशन ऑफ द रिस्पेक्टिव मिनिस्टर टू अ प्रेसिंग पब्लिक इशू, डिमांड एंड ऑफिशियल स्टेटमेंट इन रिस्पॉन्स, हेंस द नेम कॉल्ड कॉलिंग अटेंशन मोशन। यानी कि किसी गंभीर सार्वजनिक मुद्दे की ओर संबंधित मंत्री का ध्यान आकर्षित करने के लिए उपयोग किया जाता है आपका ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, ठीक है। जवाब में आधिकारिक बयान की मांग करता है, इसलिए इसे ध्यान आकर्षण प्रस्ताव जो है वो कहा जाता है। यानी कि अगर हमको किसी मंत्री का ध्यान किसी एक मुद्दे के ऊपर आकर्षित करना है कि भाई इस मुद्दे पे भी ध्यान दो, ये मुद्दा भी जो है वो उठना चाहिए, ये मुद्दा जो है इस पे भी कुछ ना कुछ चर्चा जो है, कुछ ना कुछ काम जो है वो होना चाहिए, और ये मुद्दा जो है वो आपकी पब्लिक से जुड़ा हुआ है, आपकी जो है ना, जो आपके जन है, जो आपके जन लोग जो है वो उससे जुड़ा हुआ है, ठीक है, आपकी पब्लिक से जुड़ा हुआ है, आम जनता से जुड़ा हुआ है। तो अगर किसी मंत्री का ध्यान ऐसे किसी मुद्दे के ऊपर आकर्षित करना है तो आपका ध्यान आकर्षण प्रस्ताव जो है वो रखा जाता है आपकी संसद के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर, ठीक है। इतना समझ में आ गया। फिर आपका है एक निंदा प्रस्ताव या फिर आपका सेंसर मोशन। सेंसर मोशन क्या होता है? इट कैन बी मूव्ड अगेंस्ट वन मिनिस्टर ऑन और द एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इसे एक मंत्री या संपूर्ण जो आपकी मंत्री परिषद होती है आपकी प्राइम मिनिस्टर की, या तो एक मेंबर या फिर संपूर्ण आपकी जो मंत्रिमंडल है उसके अगेंस्ट में लाया जा सकता है निंदा प्रस्ताव, है ना। यूज टू सेंसर दैम फॉर सम ग्रीवेंसेस एक्शन, यानी कि कुछ गंभीर कार्यों के लिए उनकी निंदा करने के लिए हम निंदा प्रस्ताव को पारित करते हैं। अगर मान लो आपकी कोई भी मंत्री है, उसने कोई ढंग से काम नहीं किया है, हमको उसको क्रिटिसाइज करना है, ठीक है, या फिर आपकी जो मंत्रिमंडल है उस पूरी मंत्रिमंडल नहीं ढंग से काम नहीं कर रही है ना, अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से काम कर रही है, गैर संवैधानिक रूप से काम कर रही है, तो इस तरीके से उनकी निंदा करने के लिए हम सेंसर मोशन जो है, निंदा प्रस्ताव जो है वो लेकर आते हैं, ठीक है। दिस टाइप ऑफ मोशन कैन बी प्रेजेंटेड बाय ऑपोजिशन पार्टी टू क्रिटिसाइज मिनिस्टर, गवर्नमेंट और पॉलिसीज इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट। दिस मोशन इंडिकेट हार्श क्रिटिसिज्म एंड अर्जेंट डिसएग्रीमेंट, यानी कि इस प्रकार का प्रस्ताव विपक्षी दल द्वारा मंत्रियों, सरकार या सरकार द्वारा शुरू की गई नीतियों की आलोचना करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। इस प्रस्ताव को, है ना, इस प्रस्ताव कठोर
यह प्रस्ताव कठोर आलोचना और अग्र सहमति का संकेत देता है। अगर आपका सेंसर मोशन जो है निंदा प्रस्ताव जो है वो अगर पास हो जाता है, यानी कि जो आपकी करंट रूलिंग पार्टी है, रूलिंग गवर्नमेंट जो है, उससे लोग जो है वो खुश नहीं है और ऑपोजिशन पार्टी जो है वो आपकी ये सेंसर मोशन को लगाती है जो रूलिंग पार्टी है उसको क्रिटिसाइज करने के लिए। यानी कि सिंपल सी भाषा में अगर बात करूं, अगर आपकी कोई रूलिंग पार्टी अभी काम कर रही है, ठीक है, सपोज आपकी एक्स रूलिंग पार्टी अभी काम कर रही है और आपकी वाई जो है वो आपकी ऑपोजिशन पार्टी है और ये आपकी एक्स जो है वो आपकी रूलिंग पार्टी है, ठीक है। रूलिंग पार्टी कुछ ऐसी नीतियां लेकर आई है, कुछ ऐसा काम कर रही है, कुछ ऐसे कानून नियम बना रही है, या फिर कोई ऐसा मंत्री है जो इस तरीके से काम कर रहा है जिससे जो आपकी जनता है, जो आपके लोग हैं, या फिर जो संसद में बैठने वाले लोग हैं, संसद में बैठने वाले जो मंत्री है, या जो आपकी ऑपोजिशन पार्टी है वो खुश नहीं है। तो ऑपोजिशन पार्टी जो है वो एक निंदा प्रस्ताव लेकर आती है, एक सेंसर मोशन लेकर आती है कि जो भी तुम लोग काम कर रहे हो वो ढंग से काम नहीं कर रहे हो, तुम्हारी जो नीतियां हैं वो सही नहीं है, तुम अनकॉन्स्टिट्यूशनल गैर संवैधानिक रूप से काम कर रहे हो, ऐसा तुमको नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो जो आपकी रूलिंग पार्टी है उसको क्रिटिसाइज करने के लिए जो आपकी ऑपोजिशन पार्टी है वो एक निंदा प्रस्ताव, एक सेंसर मोशन जो है वो लेकर आती है। अब अगर ये मोशन आपका पास हो जाता है तो यानी कि जो आपकी रूलिंग पार्टी है उससे लोग खुश नहीं है और ऑपोजिशन पार्टी का यानी कि जो आपका बोलबाला है वो सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो ये पता चलता है इस पूरे मोशन से आपको, ठीक है। अगला मोशन आता है आपका समापन प्रस्ताव, यानी कि आपका क्लोजर मोशन। क्लोजर मोशन क्या होता है, नाम से समझ में आ रहा है, समापन प्रस्ताव। कोई भी आपका मैटर है, कोई भी मुद्दा है जो बहुत लंबे समय से उस पर चलते जा रहा है, कोई लंबे समय से उस पर चर्चा जो है वो होती जा रही है, वो मुद्दा जो है वो रुक ही नहीं रहा है, तो उसको मुद्दे को वहीं पे रोकने के लिए, भाई अब बहना बंद करो इसके ऊपर बहस, अब ज्यादा बातें जो है वो इसके ऊपर नहीं होनी चाहिए, तो उस मुद्दे को वहीं पे ही रोकने के लिए क्लोजर मोशन जो है आपका समापन प्रस्ताव जो है वो रखा जाता है संसद के अंदर, ठीक है। एक बार पढ़ लेते हैं इसको, क्या बोला है, मूव्ड बाय अ मेंबर डिमांडिंग कटिंग शॉर्ट द मैटर इन डिबेट, यानी कि ये एक सदस्य द्वारा बहस में मामले को छोटा करने की मांग करता है कि भाई अब ज्यादा बहस मत करो, अब रुक जाओ, अब इस बहस को यहीं पे ही काट दो, यहीं पे ही रोक दो, ठीक है। तो कोई भी मुद्दा जो है अगर बहुत टाइम से चलता जा रहा है, उस पर कोई रुकावट ही नहीं आ रही है, कुछ रुक ही नहीं रहा है, वो स्टॉप ही नहीं हो रहा है, बिंदी नहीं लग रही है उस पर, है ना, तो उसको वहीं पे ही रोकने के लिए, वहीं पे उसके ऊपर फुल स्टॉप लगाने के लिए जो आपके सदन के जो लोग हैं वो आपका एक प्रस्ताव पारित करते हैं जिसका नाम होता है समापन प्रस्ताव, और उसका मतलब होता है कि भाई अब बस, अब बहुत हो गया, अब इस मुद्दे पे ज्यादा बहस मत करो, ठीक है। तो ये होता है आपका क्लोजर मोशन। एक होता है आपका कंगारू क्लोजर मोशन या फिर कंगारू मोशन। कंगारू मोशन क्या होता है, डिमांड करता है दैट ओनली क्रूशियल पार्ट ऑफ रेजोल्यूशन में बी डिस्कस्ड, यानी कि कंगारू क्लोजर की मांग है किसी प्रस्ताव के केवल महत्वपूर्ण हिस्से पर ही चर्चा होनी चाहिए। कोई भी आपका है ना मुद्दा है, जो भी आपका इंपॉर्टेंट मुद्दा है, यानी कि कोई भी आपका महत्वपूर्ण मुद्दा है, ठीक है, सिर्फ क्लोजर मोशन कहता है कि सिर्फ उस महत्वपूर्ण मुद्दे पर ही बात करो, जो भी इररिलेवेंट चीजें हैं, यानी कि जो भी काम की चीजें नहीं है उस पर ज्यादा ध्यान मत दो। तो ये होता है आपका क्लोजर मोशन, यानी कि क्लोजर मोशन जो है वो आपके महत्वपूर्ण हिस्सों पर या फिर महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात करने के लिए लोगों का ध्यान को आकर्षित करता है। ये होता है आपका कंगारू मोशन, ठीक है। एक आपका मोशन ऑफ थैंक्स होता है, यानी कि धन्यवाद प्रस्ताव होता है। ये क्या होता है, काफी इंपॉर्टेंट है ये भी। प्रेसिडेंट एड्रेस ओपनिंग सेशन ऑफ ईच फिस्कल ईयर एंड फर्स्ट सेशन फॉलोइंग ईच जनरल ईयर, यानी कि राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के उद्घाटन सत्र और प्रत्येक आम चुनाव के बाद पहले सत्र को संबोधित करते हैं। यानी कि जो भी आपका पहला है ना, आपका जो वित्तीय वर्ष शुरू होता है तो उसके टाइम पे जो उद्घाटन करना होता है सत्र का, वो आपका राष्ट्रपति ही करते हैं, और प्रत्येक आम चुनाव के बाद का जो पहला सत्र होता है उसको भी संबोधित कौन करते हैं, राष्ट्रपति ही करते हैं, धन्यवाद मोशन देकर कि भाई इस सरकार ने ये नीतियां बनाई थी, ऐसे ऐसे काम किया था, आई होप सबको अच्छा लगा होगा, इस तरीके से, ठीक है। तो यानी कि आपका जो भी वित्तीय वर्ष शुरू होता है उसका जो उद्घाटन होता है सत्र का, वित्तीय वर्ष शुरू हो गया तो शुरू होने के बाद में सत्र का जब है ना, जो आपके संसद होती है उसका जो पहला सत्र होगा तो उसका उद्घाटन कौन करेंगे, प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति करेंगे। और जो आपका आम चुनाव हो गए तो चुनाव होने के बाद में भी जो पहला सत्र होता है उसको संबोधित भी कौन करते हैं, आपके राष्ट्रपति, आपके प्रेसिडेंट ही करते हैं, ठीक है। अब एक और बात ध्यान में रखनी है, अगर आपका ये मोशन जो होते हैं सारे मोशन पे ही वोटिंग वगैरह होती है तभी मोशन जो है वो आगे पास होंगे, बिना वोटिंग के तो कुछ काम ही नहीं होता है आपके संसद के अंदर, ठीक है। अब ये मोशन जो है अगर ये आपका पास नहीं होता है, यानी कि लोग जो है इस पे अपनी सहमति नहीं देते हैं, इसका क्या मतलब निकलेगा, इसका भी यही मतलब निकलेगा कि जो आपकी रूलिंग पार्टी है उससे लोग जो है वो खुश नहीं है, उससे लोग नाखुश हैं, वो लोग जो है रूलिंग पार्टी के काम करने के तरीके से सहमत नहीं है, ठीक है, वो अपनी असहमति दिखाएंगे फिर इसको पास ना करके। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि अगर धन्यवाद प्रस्ताव पास नहीं होता है तो फिर क्या होता है, इसका यही मतलब होता है सीधा सीधा सा कि जो आपकी रूलिंग पार्टी है लोग उससे खुश नहीं है।
ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर आगे बोला है कि इफ दिस मोशन कैन नॉट बी पास्ड गवर्नमेंट इज डिमांड टू, है ना, टू हैव लॉस्ट इट्स मेजॉरिटी। वो सही सेम बात है जो मैंने अभी आपको बताई कि यदि यह प्रस्ताव पारित नहीं हो सका तो माना जाएगा कि सरकार ने अपना बहुमत जो है वो खो दिया है, यानी कि जो आपकी रूलिंग पार्टी है, जो आपकी करंट गवर्नमेंट है, उससे लोग जो है वो नाखुश है, लोग जो आपकी सरकार है उसने अपना बहुमत जो है, जो अपनी मेजॉरिटी जो है वो खो दी है, ठीक है, लोगों के मन में जो उसको लेकर सहमति थी वो अब जा चुकी है। तो ये होता है आपका धन्यवाद प्रस्ताव, जो कि 2 बार होता है साल में। एक बार तो जब आपका है ना, जो आपका है ना वित्तीय वर्ष शुरू होता है, तब जो भी आपका पहला सत्र होता है तो उसको शुरुआत कौन करते हैं, उसका उद्घाटन कौन करते हैं, राष्ट्रपति ही करते हैं। तो एक तो जो आपका वित्तीय वर्ष होता है उस टाइम पे शुरू होता है, एक आपका आम चुनाव जब भी होता है उसके बाद में शुरू होता है, यानी कि साल में 2 बार आपका जब भी है ना सत्र बैठेंगे संसद के, तो 2 बार, एक तो वित्तीय वर्ष के टाइम पे और एक आम चुनाव के टाइम पे जो आपका धन्यवाद प्रस्ताव जो है उसको रखा जाएगा। अब एक और बात, सबसे पहले हमने कौन सा पढ़ा था, क्वेश्चन आवर पढ़ा था हमने, है ना, सबसे पहला ही जो हमारा जो क्लास का टॉपिक शुरू हुआ था वो हुआ था क्वेश्चन आवर में, जहाँ पे हमने अलग अलग प्रकार के जो है ना क्वेश्चन आवर है वो देखे थे, स्टार्ड वाला, अनस्टार्ड वाला, है ना। तो उसकी बात क्या बताती हूँ मैं, उसकी बात ये बता रही हूँ कि जो भी आपका क्वेश्चन आवर होता है वो आपके जब भी सत्र शुरू होता है संसद का, उसके 1 घंटे तक आपका पूरा क्वेश्चन आवर जो है वो चलता है। परंतु साल में 2 बार ऐसे, यानी कि साल में ऐसे 2 दिन होते हैं जब आपका क्वेश्चन आवर जो है वो नहीं हो पाता है सत्र में। ऐसे कौन कौन से दिन होते हैं, एक पहला दिन तो होता है जब आपका वित्तीय वर्ष जो है वो शुरू होता है, उसके बाद में जो आपका पहला सत्र होता है संसद का, एक तो उस दिन आपका क्वेश्चन आवर नहीं हो पाता है, और एक होता है आपका जब भी आम चुनाव हुए हैं उन चुनाव के बाद में जो आपका सत्र शुरू होता है उस दिन भी आपका जो है ना क्वेश्चन आवर है वो नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है, क्योंकि उस दिन आपका धन्यवाद प्रस्ताव पारित होता है, उस दिन आपके राष्ट्रपति जो है वो धन्यवाद देते हैं, वो थैंक्स का मोशन जो है उसको पारित करते हैं। तो इसलिए जिस दिन आपका थैंक्स मोशन पारित होता है, तो थैंक्स मोशन कब होगा, जब सत्र शुरू हो रहा है, तो शुरू होते ही आपका जो राष्ट्रपति जो है वो धन्यवाद प्रस्ताव को पारित कर देते हैं, है ना, पेश कर देते हैं आपके संसद के अंदर। और जो आपका क्वेश्चन आवर है वो भी सत्र के शुरू, जब है ना आपका सत्र जो है वो शुरू हो जाता है उसके शुरुआत के 1 घंटे के अंदर ही होता है, यानी कि जो आपका क्वेश्चन आवर है वो भी शुरू में ही होता है, जो आपका धन्यवाद प्रस्ताव है वो भी शुरू में ही होता है। तो अगर धन्यवाद प्रस्ताव होगा तो धन्यवाद प्रस्ताव जो है वो साल में 2 बार होता है, तो जिस दिन आपका धन्यवाद प्रस्ताव रखा जाता है उस दिन आपका जो क्वेश्चन आवर है वो नहीं हो पाता है फिर, ठीक है। तो ये बातें भी आपको पता होनी चाहिए कि भाई संसद में किस किस तरीके से क्या क्या काम होते हैं। तो 2 बार धन्यवाद प्रस्ताव रखा जाता है, और जो भी आपके सत्र लगते हैं उसमें 2 दिन में आपका क्वेश्चन आवर जो है वो नहीं हो पाता है, बाकी रोज क्वेश्चन आवर जो है वो आपका चलता है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन आवर के आपका थे ना थैंक्स मोशन के बारे में था। एक आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है नो कॉन्फिडेंस मोशन, यानी कि अविश्वास प्रस्ताव। नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है, बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या फिर जो आपकी रूलिंग पार्टी है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से जाके काम करती है, गैर संवैधानिक रूप से काम करती है, तो उनके खिलाफ नॉन कॉन्फिडेंशियल यानी कि अविश्वास का प्रस्ताव जो है वो रखा जाता है कि ये जो सरकार है इससे हम सहमत नहीं है, ये सरकार जो है वो ढंग से काम नहीं कर रही है, इस सरकार को हटना चाहिए, ठीक है। तो सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर आधारित होता है आपका अविश्वास का प्रस्ताव। इफ अ नो कॉन्फिडेंस मोशन इज पास्ड, गवर्नमेंट इज सेड टू हैव लॉस्ट इट्स मेजॉरिटी, यानी कि यदि अविश्वास का प्रस्ताव पारित हो जाता है तो कहा जाता है कि सरकार ने अपना बहुमत जो है वो खो दिया है, यानी कि अगर सरकार सही ढंग से काम नहीं करती है तो लोग जो है संसद के अंदर नो कॉन्फिडेंस मोशन को लगा सकते हैं, और अगर वो पास हो गया तो यानी कि संसद जो आपका सरकार है उसने अपनी बहुमत जो है वो खो दी है, ठीक है। सिंपल मेजॉरिटी 51% इज नीड टू पास नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन जो आपका होता है, अविश्वास का जो प्रस्ताव होता है, उसको सिंपली पास करने के लिए जो आपका 51% की जो आपका साधारण बहुमत होता है उससे हम इस अविश्वास के प्रस्ताव को है ना कर सकते हैं, पास कर सकते हैं, ठीक है। आगे बोला है कि दिस मोशन कैन ओनली बी प्रेजेंटेड इन लोकसभा, यानी कि यह प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। अब क्या बात है, यहाँ पे एक और पॉइंट निकल के आता है। मैंने आपको बताया था जो आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं वो आपके लोकसभा के लिए ही रेस्पॉन्सिबल होते हैं, राज्यसभा के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। तो जब ये लोकसभा के लिए ही जिम्मेदार है, लोकसभा के लिए ही रेस्पॉन्सिबल है, तो इनको हटाने का कार्यभार जो है वो लोकसभा में ही होगा। अगर लोकसभा में अविश्वास का प्रस्ताव पारित हो जाता है तो यानी कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो हट जाएगी, आपकी जो रूलिंग पार्टी है उसने अपना बहुमत जो है वो खो दिया है। तो इसलिए लोकसभा के अंदर ही आपका अविश्वास का प्रस्ताव नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो पास होता है, राज्यसभा में नहीं होता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अगला क्या पूछा है आपसे, अगला बताया हुआ है प्रिविलेज मोशन, यानी कि विशेषाधिकार प्रस्ताव। प्रिविलेज मोशन क्या होते हैं, मूव्ड बाय एन एमपी इफ ही और शी बिलीव्स दैट अ मिनिस्टर वायलेटेड हाउस है ना प्रिविलेजेस यूज्ड टू कंडेम एंड कंसर्न मिनिस्टर्ड ऑफिशियल, यानी कि जो आपके एमपीज होते हैं, ठीक है,
उनको कुछ ना कुछ आपके प्रिविलेजेस जो है, विशेष अधिकार जो है वो दिए जाते हैं भाई, क्योंकि वो उस पोस्ट के ऊपर बैठे हुए हैं, हमारे लिए वहाँ पे संसद के अंदर काम कर रहे हैं, तो इसके लिए उनको कुछ ना कुछ विशेष अधिकार जो है वो दिए जाते हैं। परंतु अगर कोई भी आपका मंत्री होता है, कोई भी आपका MP होता है, वो अगर अपने विशेष अधिकारों का गलत यूज करता है, तो इसलिए उसके खिलाफ फिर लेकर आते हैं विशेष अधिकार का प्रस्ताव। ठीक है, तो ये होता है आपका प्रिविलेज मोशन, यानी कि आपका विशेष अधिकार का प्रस्ताव। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, यदि किसी संसद का है ना मानना है कि किसी मंत्री ने सदन के विशेष अधिकार का उल्लंघन किया है, यानी कि जो भी उसको विशेष अधिकार मिले हैं उसने उनका है ना उल्लंघन किया है और उसका मिसयूज किया है, तब आपका प्रिविलेज मोशन जो है वो लेकर आया जाता है। दिस कैन प्रेजेंटेड अगेंस्ट द मेंबर ऑफ लोकसभा और राज्यसभा, यानी कि यह लोकसभा और राज्यसभा के जो आपके सदस्य होते हैं उनके विरुद्ध में पारित होता है। यहाँ पे अभी तक तो हमने पढ़ा कि जो आपकी लोकसभा राज्यसभा जो है वो अलग अलग मोशन को लेकर आ रही है, कभी किसी मंत्री का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, कभी है ना आपकी सरकार को हटाने के लिए, ठीक है, अविश्वास का प्रस्ताव लेकर आ रही है। यहाँ पे ये जो आपका विशेष अधिकार प्रस्ताव जो है वो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के खिलाफ में है ना लगाया जाता है। ठीक है, तो ये आपकी आज की क्लास थी। आई होप आपको क्लास जो है वो अच्छी लगी होगी, आपको पता चला होगा कि संसद में क्या क्या चीज़ें जो है वो होती रहती है, कौन कौन से क्वेश्चन आर होते रहते हैं, कौन कौन से मोशन, कौन कौन से रेजोल्यूशन जो है वो पास होते रहते हैं, और जितने भी इंपॉर्टेंट मोशन, रेजोल्यूशन, क्वेश्चन आर वगैरह थे वो सारी चीज़ें मैंने आपके साथ में डिस्कस कर ली है। ठीक है, तो ये हमारी आज की क्लास थी। आई होप आपको क्लास जो है अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक करना, कॉमेंट करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और अगर आप मेरे साथ में पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हो तो जो मेरा पर्सनल टेलीग्राम चैनल है हर्षिता मैम की पाठशाला, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था। थैंक यू।